हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, वेक्टर को ऐड करने के लिए दो लॉ हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ के आए हैं, ट्रायंगल लॉ एंड द पॉलीगॉन लॉ। ओके, आज के इस वीडियो में समझेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ किस तरीके से काम करता है वेक्टर्स के एडिशन के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अगर इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जब दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है, ओके, तो उसके लिए हमको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि वेक्टर है तो सबसे पहली चीज़, उस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स को ही ऐड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रायंगल लॉ को पढ़ चुके हैं जो कि वेक्टर्स के एडिशन के लिए यूज होता है और वहाँ पे भी दो वेक्टर्स को ही ऐड किया जाता है। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट ये है कि यहाँ पे हम ये जो दो वेक्टर लेने वाले हैं उसको पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के अकॉर्डिंग सेट करने वाले हैं। लेकिन ट्रायंगल लॉ में हमने उसको एडजस्ट किए थे एज पर द डायग्राम ऑफ द ट्रायंगल। ओके, कैसे होगा डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डायग्राम देखेंगे तो आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है तो यहाँ पे उन दोनों वेक्टर्स को आप एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। एंड ये दोनों ही जो बेसिकली वेक्टर्स है उनका जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से वो स्टार्ट होंगे वो एक कॉमन पॉइंट होगा। ओके, तो उस केस में ये जो दो साइड्स हैं ये दो साइड्स उन दो वेक्टर्स के लिए काम करेगा जिन वेक्टर्स को हमको ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि जब हमने इन दोनों वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स में अरेंज कर दिए हैं तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहाँ होगा? तो सबसे पहली बात, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड जो डायगोनल होगा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होगा क्योंकि एक रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो ये डायगोनल है इसका स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होगा जहाँ से ये दोनों वेक्टर जो है वो स्टार्ट हुए थे, ओरिजिन जहाँ पे उनका कॉमन था। ओके, ये कैसे था? तो चलिए डायग्राम से मैं आपको इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये डायग्राम है उसी के बारे में सब चीज़ लिखी हुई है, तो मैं थ्योरी पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ओके, देखिए हमारे पास दो वेक्टर थे, मान लेते हैं एक वेक्टर ये था, ओके, वेक्टर ए, एंड एक वेक्टर हमारे पास इस तरीके से था, वेक्टर बी। क्या था ये? वेक्टर बी। दो वेक्टर थे, इन दोनों वेक्टर को हमने क्या किए? अरेंज कर दिए एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से। कैसे किए? देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हो गई। क्वेश्चन बोलेंगे आपकी ये पैरेललोग्राम तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसके पैरेलल एक और लाइन बना लेंगे यहाँ पे और इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा और ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम हमको मिल चुका है, तो इसकी जो डायगोनल है ये डायगोनल बताएगी हमको, क्या बताएगी कि वेक्टर आर क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या इतना? अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ ही है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ओके, तो ये उसका जो तीसरी साइड हो जाएगी यही हो जाएगी वेक्टर आर, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग भी ये काम कर रहा है, आप ये बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें जो समझाने की बात है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है? दैट इज अवर थीटा। ओके, एंड वेक्टर ए के साथ जो ये डायगोनल यानी कि जो वेक्टर आर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं वो अल्फा है। ये जो है कितना है? वो ये अल्फा है। एंड ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो पूरा ये एंगल है इसको हम बोल रहे हैं थीटा। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो चलिए आगे बात करते हैं। तो इसको अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो प्रूव करने के लिए अगेन हमको एक ट्रायंगल लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ट्रायंगल लॉ वही है जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया थे, जहाँ पे दो वेक्टर्स को अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स के थ्रू एक ही ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो अपोजिट ऑर्डर में उस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए जो साइड होती है वो हमारा होता है रिजल्टेंट वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिलहाल इस डायग्राम पे फोकस करते हैं हम कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पी क्यू है, पी क्यू एंड देन ओ एस, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों जो हैं बेसिकली इक्वल हैं और साथ में कैसे हैं? पैरेलल हैं। ऐसे ही ओ पी एंड एस क्यू भी कैसे हैं? इक्वल एंड पैरेलल हैं। तो हम क्या मान रहे हैं कि जो पी क्यू है वो भी वेक्टर बी है और ओ एस भी क्या है? वेक्टर बी है। अब ट्राइंगल अगर हम ओ पी क्यू में देखें तो क्या हो जाएगा? ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। कहाँ से हुआ ये?
ये हमने पढ़े थे ट्रायंगल लॉ में पिछले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं आया होगा कि ये कहाँ से आया है। अब देखिए वेक्टर ओ क्यू को हम वेक्टर आर मान लेते हैं, तो ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर वेक्टर ए है एंड पी क्यू वेक्टर वेक्टर बी है। तो इस तरीके से भी आप सिंपली एक ट्रायंगल लॉ के हेल्प से इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं वन बाय वन। चलिए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने अभी तक के पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ट्रायंगल लॉ में किस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही फाइंड किए थे, राइट। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था ट्रायंगल लॉ में कि साइन थीटा और कॉस थीटा हम लेते हैं टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड टेन थीटा लिए थे टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो वही चीज़ यहाँ पे इस डायग्राम के बेस पे करेंगे। सबसे पहले हम क्या मान रहे हैं, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि थीटा क्या था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का थीटा एंगल था। वहीं पे वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल था अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे अगर ये सब चीज़ें हमको पता है जो कि यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट में लिखा है, सेम वही लिखा हुआ है। तो इस एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ के लिए जो कि वेक्टर के एडिशन का लॉ है, अगर हमको इसको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है एंड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो सबसे पहले एक डायग्राम समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने ये डायग्राम समझे थे, इसके बेस पे डायग्राम बनाया जा रहा है, ठीक है। वेक्टर ए सेम वही है, वेक्टर बी सेम वही है, तो इस तरीके से पैरेललोग्राम बना लिए एंड इस तरीके से ये हमने डायग्राम बना दिए फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ इस पॉइंट क्यू से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जैसे कि ट्रायंगल लॉ में किए थे एंड यहाँ से इसको पीछे खींच देंगे, ठीक है। तो ये बन गया 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल क्यू पी एन, इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे एंड क्या करेंगे, साइन थीटा अप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमको साइन थीटा और कॉस थीटा ही हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये थीटा कैसे आया। देखिए अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है और एक यहाँ पे ट्रांसवर्सल यानी ये वाली लाइन कट कर रही है, ये दो लाइन पैरेलल कैसे हो गई, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है यानी कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है और ये तीसरी साइड जब कट करती है तो इस चीज़ को समझिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं, क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो एंगल कैसे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल हो जाएंगे। तो क्योंकि ये पूरा थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। तो आप बताइए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, राइट। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज क्यू एन, परपेंडिकुलर इज क्यू एन अपॉन हाइपोटेनियस इज व्हाट, दैट इज पी क्यू, राइट है। अब देखिए अब यहाँ से पी क्यू को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू इंटू साइन थीटा। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो पी क्यू यहाँ आ गया, पी क्यू साइन थीटा हो गया, तो पी क्यू क्या है, देखिए पी क्यू कितना है, वेक्टर बी के जितना है, तो वेक्टर बी साइन थीटा हो जाएगा, ओके, यानी कि बी साइन थीटा हो जाएगा, बिकॉज पी क्यू एंड ओ एस, बिकॉज पी क्यू एंड द ओ एस बोथ आर द बी एंड ये क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं, ये आपको रूल पता होगा पहले से, आई नो दैट, ओके। दूसरा लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इज अवर पी एन एंड हाइपोटेनियस इज अ पी क्यू। पी क्यू को इधर भेजिए तो पी एन इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा एंड पी क्यू कितना है देखते हैं। सो पी क्यू इज अगेन द सेम थिंग, दैट इज अ बी, सो पी एन कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स। अगर ये दो चीज़ें हमको पता है, क्यू एन कितना है एंड पी एन कितना है, तो हम आगे अब बढ़ सकते हैं एंड इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्योंकि हमको यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैंने आपको जैसे कि ट्रायंगल लॉ में सिखाया था वही चीज़ यहाँ पे करेंगे एंड हम जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम के पास। किसके पास जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के पास। क्यों गए थे, मैंने वहाँ पे भी समझाया था, यहाँ पे एक बार फिर से समझाता हूँ। अब आप पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये वाला ट्रायंगल नहीं लेंगे, आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। क्यों लेंगे, बिकॉज आपको इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका निकाल के क्या कर लेंगे आप, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इससे जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये बन रहा है ना, तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल क्यू एन ओ लेंगे एंड इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अप्लाई करेंगे, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। आप ये क्लास 9 से पढ़ते हुए ऑलरेडी आ रहे हैं, राइट।
तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अब देखिए जो ओ एन है इसमें दो लाइन्स हैं, ये एन ये, तो ओ पी प्लस पी एन, इसको लिख सकते हैं ना ओ एन के बदले ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर। अब ओ पी कितना है, देखिए ओ पी कितना है, ओ पी इज अवर ए, तो ए लिखेंगे, एंड पी एन अभी ऊपर हमने निकाले थे, पी एन क्या निकाले थे हमने बी कॉस थीटा, तो रख देंगे बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन भी अभी निकाले थे हमने, क्यू एन कितना था बी साइन थीटा एंड उसका होल स्क्वायर। ओके, एंड ओ क्यू कितना है, ओ क्यू इज अवर आर, तो आर का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अभी ए मान लो ये बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। आई होप आपको ये आइडेंटिटी फॉर्मूला सॉल्व करते आता होगा। अब देखिए यहाँ पे भी जब 2 की पावर है तो b पर 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमको देखना है, क्या देखना है, सबसे पहली चीज़ कि इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, हाँ कॉमन है ना, बी स्क्वायर कॉमन निकलता है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने क्लास 10th में एक ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, दैट इज 1, तो इस पूरे के बदले क्या आ जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पर हमको रिजल्टेंट का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसका आंसर कितना आने वाला है। तो जब स्क्वायर हमको हटाना है तो क्या करते हैं स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? सो बेसिकली ये जो हमको मिला है दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, ये वो इक्वेशन है, ये वो एक्सप्रेशन है जो कि हमको बताता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, इतना क्लियर है क्या? अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या बात करने वाले हैं कि जो एक एंगल था अल्फा, जो किसके बीच में बना था, वेक्टर ए एंड उस रिजल्टेंट वेक्टर आर के बीच में, सो दिस शुड बी द ए। ओके, तो वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल बना था अल्फा, एंड उस अल्फा के हेल्प से एंड टेन थीटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैंने ये आपको ट्रायंगल लॉ में भी बताया था। तो देखिए हम डायग्राम तो वही लेंगे, ओके, एंड डायग्राम में देखते हैं क्यूएनओ वाले ट्रायंगल में, क्यूएनओ में देखते हैं टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्यूएन अपॉन ओएन, एंड ओएन दो लाइन से मिलकर बना हुआ है ओपी प्लस पी एन, तो ओएन के बदले हम लिख देंगे ओपी प्लस पी एन। सो टेन अल्फा कितना हो गया, क्यूएन अपॉन ओपी प्लस पी एन। देखिए टेन अल्फा विल बी एज इट इज, ओके, क्यूएन अभी हमने आपको ऊपर निकाल के दिखाया था कि क्यूएन कितना था बी साइन थीटा, राइट, एंड ओपी कितना है, तो ओपी कितना है, ओपी इज अवर वेक्टर ए, सो ए, एंड पी एन कितना है, पी एन अभी ऊपर हमने निकाले थे दैट इज बी कॉस थीटा। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सो दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? अगर इतना क्लियर है तो अब देखिए कभी भी जब हम बात करते हैं कि अगर हमको उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, तो देखिए अब जब कभी भी हम बात करते हैं कि उस रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हमको डायरेक्शन निकालना है तो आपको टेन अल्फा मिल जाएगा, बट डोंट डील विद द टेन अल्फा, यहाँ से टेन को इधर ट्रांसपोज करेंगे, अल्फा यहीं रखेंगे। सो अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इतना क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे कहानी क्या होगी, जब 10 आप उधर भेजेंगे तो 10 इनवर्स लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको 10 पर -1 की पावर, यानी कि इसको पढ़ते हैं 10 इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स, और इसको पूरा लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, एंड दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 3 विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये इक्वेशन 3 हमको बताता है कि उस रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये अल्फा। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो ये हमने निकाल दिए, डायरेक्शन भी निकाल दिए, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिए, लेकिन एक जो चीज़ और बच जाती है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो 3 केसेस में हम डील कर सकते हैं। 3 अलग अलग केस देखेंगे तो उससे आपको एक क्लियर पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं केस नंबर 1। देखिए दो वेक्टर जो आपने लिए हो, वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी, जिसको आपको ऐड करना है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो सकता है। तो 3 केस लेने वाले हैं, और हमेशा जब आप फिजिक्स से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आपको हमेशा 3 केस लेना पड़ता है। द वेरी फर्स्ट केस इज कि जब वो एंगल 0 हो, कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। 3 केस क्या होते हैं, जब एंगल 0 हो, दूसरा एंगल 90 हो, तीसरा एंगल 180 हो।
ओके। 0 यानी कि सेम डायरेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 मतलब कि परपेंडिकुलर है एंड 180 यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये फिजिक्स के लिए आपको बिल्कुल फ्रेंडली पता होना चाहिए चीज़। चलिए अब आगे देखते हैं पहला केस कि जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज 0। थीटा 0 मतलब दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में भी पॉइंट करते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो हमने अभी देखे थे मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन क्या था, वो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना है 0, तो कॉस थीटा के बदले रखेंगे कॉस 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये जगह अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे को मार डालेंगे, बच जाएगा आर इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है यानी कि पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कितना होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो ए एंड बी दोनों वेक्टर के एडिशन के सिंपली प्लस होगा। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं कि अगर इसकी डायरेक्शन निकालना है इस कंडीशन में, तो किस कंडीशन में, जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है 0 है यानी कि दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो उस केस में चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। अब देखिए उसके लिए हमने अभी क्या निकाले थे, टेन अल्फा, राइट। टेन अल्फा कितना आया था, वो था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अभी हमने इक्वेशन 3 में आपको प्रूव करके दिखाए थे, राइट। तो यहाँ पे थीटा रखेंगे 0, यहाँ भी 0, तो साइन 0 विल बी वॉट 0। 0 अपॉन कुछ भी रखो कितना होगा 0, यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू कितना गया 0। तो बताओ 10 के लिए किसके लिए, देखिए आपको क्या वैल्यू मिल गई, आपको मिल गई टेन अल्फा इक्वल टू 0 मिल गया। 0 कैसे आया, समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स आपको? दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, क्लास 10 में पढ़ के आए आप। तो ये अब पूरा हो जाएगा 0, 0 के अपॉन में कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा 0, राइट। वैसे यहाँ पे कॉस 0 रखेंगे तो ये 1 होगा, बट कोई काम का नहीं है ना। ए प्लस बी, 0 अपॉन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, अगेन द सेम आंसर, दैट विल बी द 0, राइट। तो टेन अल्फा इक्वल टू 0। अब बताइए आप एक चीज़ मेरे को, टेन अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, तो इधर टेन अल्फा ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन अल्फा इक्वल टू वॉट, 0 कब होता है 10 में, 10 में 0 कब होता है, जब 10 0 होता है। 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, राइट। आपने क्लास 10th में एक टेबल पढ़ के आए थे, साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1। तो टेन थीटा क्या होता है 0 अपॉन 1 यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0 अपॉन 1 दैट इज द आंसर इज 0। तो 10 0 की वैल्यू होती है 0, सो 10 एंड 10 विल गेट कैंसल्ड, सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो दिस इज योर आंसर। अब अगर आपका रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए अल्फा इक्वल टू 0 मिल गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो उन दोनों ही वेक्टर्स के पैरेलल होगा। दोनों वेक्टर कैसे होगा, पैरेलल होगा। क्यों होगा, देखिए आपने क्या बोल दी, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, उनके बीच का एंगल कितना है 0 है, पैरेलल है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी कैसे होगा आपका, उनके पैरेलल ही मिलने वाला है। क्लियर है क्या? इसलिए अल्फा कितना मिला 0। सो अल्फा इज पॉइंटिंग द एंगल कि कितने एंगल पे बनने वाला है। सो एंगल अगर 0 आ गया, अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि उसकी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो होगी 0 डिग्री पे, यानी कि जो दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उन्हीं के पैरेलल होगी। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं कि जब दोनों वेक्टर जो हैं 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब कि अगर वेक्टर ए इधर है तो वेक्टर बी एग्जैक्टली कितना होगा, इधर होगा। क्लियर है ना, 180 डिग्री। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, पहले निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जिसका फॉर्मूला था आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना रखेंगे 180, एंड कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है स्टूडेंट्स, वो होती है -1। हो सकता है अभी आपको ये टेबल पता नहीं होगी कॉस 180 कितना होता है, फिलहाल आप माइंड में रखिए कि कॉस 180 होता है -1। इसकी डिटेल में एंड बहुत ईजी तरीके से मैं आपको टेबल दिखा दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल माइंड में रखेंगे कि cos 180 कितना होता है, दैट इज -1। तो ये -2ab हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो होता है फॉर्मूला, किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे को मार डालेंगे तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी कब होगा, जब a बड़ा होगा, तो अगर b बड़ा होगा तो b माइनस a हो जाएगा। कैसे हुआ, दैट इज अ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगर a बड़ा होगा और b छोटा होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, तो स्क्वायर से स्क्वायर सिंपली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर b बड़ा हो गया तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो आपको प्रॉब्लम जा सकती है, ठीक है। अगर b बड़ा हो गया तो नेगेटिव मिलेगी, तो नेगेटिव का स्क्वायर वापस पॉजिटिव हो जाएगा,
तो इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर a बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल r इक्वल टू a माइनस बी। लेकिन अगर b बड़ा होगा तो बड़ा नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं रखना, तो क्या रखोगे उसके लिए r इक्वल टू उल्टा कर देना b माइनस a कर देना। ओके स्टूडेंट्स, एकदम बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दैट इज r इक्वल टू a माइनस बी अगर a बड़ा है तो, या फिर r इक्वल टू b माइनस a अगर b बड़ा है तो। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। तो फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। थीटा कितना रखेंगे 180, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है 180 है, तो कितना हो जाएगा b साइन 180 अपॉन a प्लस बी कॉस 180। साइन 180 कितना होता है 0, ओके। तो अपॉन में कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा 0। तो अगेन यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन दोनों ही वेक्टर्स के पैरेलल डायरेक्शन में ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन बात आता है कि किसके पैरेलल होगा, वेक्टर ए के कि वेक्टर बी के। तो जो वेक्टर बड़ा है, ग्रेटर है, जिसके वेक्टर की वैल्यू बड़ी है, अगर वेक्टर ए बड़ा होगा तो उसके पैरेलल होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अगर वेक्टर बी बड़ा होगा तो वेक्टर बी के पैरेलल डायरेक्शन में ही आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है पक्का। तो चलिए लास्ट केस देखते हैं, जब थीटा इक्वल टू 90 यानी कि परपेंडिकुलर केस है। तीसरा केस थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इजी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा कितना है 90, यानी कि वेक्टर ए इधर है भैया और वेक्टर बी इधर है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा इज 90, राइट। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो थीटा रख देंगे 90, ओके। सो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, पता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा सिंपली क्या, इसके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब निकालते हैं इसका डायरेक्शन कितना होगा, किधर होगी, सॉरी। ओके, तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो 90 डिग्री है तो साइन 90 एंड कॉस 90 पुट कर देंगे। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। तो साइन 90 1 है तो ऊपर b एंड ये पूरा 0, तो बच जाएगा अपॉन में a। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया, b अपॉन a। tan को उधर भेज देंगे तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स, पक्का। तो ये 3 केस तो हमने देख लिए, बहुत ही ईजी था, राइट। 3 केस देख लिए विद द हेल्प ऑफ एंगल, यानी कि एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखे कि 3 केस थे। बट एक केस और लेके देखते हैं कि ये भी हो सकता है ना स्टूडेंट्स। क्या हो सकता है कि अगर दोनों ही वेक्टर, जो आपने वेक्टर ए लिए हैं और वेक्टर बी लिए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ए इक्वल टू बी है, तो क्या होगा, ये भी एक केस एक्स्ट्रा बन गया ना। 3 केस तो समझ में आ गया कि एंगल के हिसाब से हमने 3 केस देखे, दैट इज फाइन, नॉट एन इशू। बट पॉइंट क्या है कि अगर दोनों ही वेक्टर इक्वल हो गए तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सो फॉर्मूला है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब a और b दोनों सेम है तो जहाँ जहाँ b था वहाँ पे भी a रख दो। तो a स्क्वायर प्लस 2ab के बदले a कॉस थीटा। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर एंड यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉस थीटा। कुछ कॉमन निकल रहा है ना, 2a स्क्वायर यहाँ भी है, 2a स्क्वायर यहाँ भी है, बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इतना क्लियर है। a स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा तो a बन जाएगा, तो क्या बच गया अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक फॉर्मूला जो शायद आपने अभी नहीं देखे होंगे अगर आप बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो, बट अगर स्टूडेंट्स आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए, बट डोंट वरी, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये सब लेक्चर लेके आने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखेंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1, ये फॉर्मूला होता है, ये माइंड में फिक्स कर लेंगे। तो देखिए 2 a स्क्वायर बाहर निकल गया, a बच गया है, ओके। तो a अंडर रूट 2 एंड ब्रैकेट में 1 एज इट इज एंड कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1। तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 2 2 ज़ा 4, सो 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 स्क्वायर रूट के अंदर। अब 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, तो 2a और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2। इतना क्लियर है क्या। तो अभी तक हमको r इक्वल टू कितना मिल गया है, दैट इज 2a कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, कब, जब दोनों ही वेक्टर इक्वल लेंथ के थे। तो अब अगर मान लेते हैं दोनों ही हमारे पास वेक्टर इक्वल लेंथ के हैं तो उसका हमको मैग्नीट्यूड पता चल गया है। तो चलिए अब देखते हैं
डायरेक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला था, वो था tan अल्फा इक्वल टू a sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो जहाँ जहाँ b है वहाँ a पुट कर देंगे, क्योंकि a इक्वल टू क्या है, b है, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे ले रहे हैं, हम इक्वल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो क्या हो जाएगा a sin थीटा अपॉन a प्लस b के बदले a प्लस a cos थीटा। तो नीचे में से कुछ कॉमन निकल रहा है, a कॉमन निकल रहा है, तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। a से a कैंसल, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैंने बताया था कि कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा के बदले क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऐसे ही एक और फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। कैसे आया मैं समझा रहा हूँ। देखिए एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो जहाँ जहाँ थीटा है डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, थीटा में सिर्फ। तो 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। समझ में आ गया क्या स्टूडेंट्स? ओके। तो यहाँ क्या लिख देंगे, tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा था, तो ये हो गया 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 होल अपॉन इस 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन 2 और उसके अपॉन में कॉस थीटा अपॉन 2। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन 2। सो tan से tan कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 यानी कि इन दोनों ही वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि वेक्टर ए और वेक्टर ए, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल लेंथ के हैं, तो उस केस में जो डायरेक्शन होगा इस रिजल्टेंट वेक्टर का वो थीटा बाय 2 यानी कि जितना थीटा था उसके हाफ से जाएगा। कहाँ से जाएगा स्टूडेंट्स, उसके एग्जैक्टली हाफ से जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा अपॉन 2 जो निकालिए वो है, प्लस इसकी डायरेक्शन जो है वो उन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, हाफ हाफ में तोड़ देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कंसेप्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।